हाउसफिल्म लिखित वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है ENG 516 से लेसन नंबर 2। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर ले। कोई मसला होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकती हैं। लेसन 2 स्टार्ट करते हैं, एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश एंड द बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 7 है, द बिजनेस इंग्लिश लर्नर्स। Peoples interact and communicate with each other all over the world for various purposes using English, the international lingua franca। बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है कि दुनिया के लोग जो है वो आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट रखते हैं, यानी कि ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब लोग जो है वो मुख्तलिफ मकसद के लिए इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश दुनिया की जो है वो इंटरनेशनल ज़बान लिंगुआ फ्रांसा है। लाखों लोग जो है वो इंग्लिश को अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस का मतलब हमारा होता है कि चीज़ें खरीदना, या मतलब बाइंग या सेलिंग, ये हमारे पास बिजनेस का मतलब है। या फिर एक दूसरे के साथ जो है वो रिसोर्सेज और स्किल्स को जो है वो शेयर और यूज़ करना, ये भी हमारे पास जो है वो बिजनेस कहलाता है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि बिज़नेस की जो लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो कॉमर्स या फाइनेंस और इंडस्ट्री के होते हैं। बिज़नेस का मतलब सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं, बल्कि जो है वो कॉर्पोरेट यानी कि मिलकर काम करना, नेगोटिएशन यानी बातचीत करके जो है वो फैसला करना, और कभी-कभार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। बिज़नेस इंग्लिश में हमें दूसरों को जो है वो परसुएट यानी कि कायल करना, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, एक्सप्लेन यानी कि समझाना, और सॉल्यूशन फाइंड यानी कि मसले का हल भी निकालना सीखना पड़ता है। मुख्तसर हमारे पास ये है कि बिज़नेस इंग्लिश एक ख़ास जो है वो कॉन्टेक्स्ट में लोगों के साथ जो है बातचीत करने का तरीका है। कुछ लोगों के लिए जो है वो इंग्लिश सीखना उनकी जॉब का हिस्सा है, कुछ के लिए ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे जो है वो इन्हें पैसा या हमारे पास स्टेटस या फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है वो मिलता है। कुछ लर्नर्स के पास जो है वो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, और कुछ सिर्फ अपनी जो है वो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। कोई अपने करियर के एंड पर होता है, और कोई जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पर होता है। आगे फिर हमारे पास है, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस इट इज़ पॉसिबल टू ग्रुप टुगेदर लर्नर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब नीचे हमारे पास कैटेगरीज दी हुई हैं। कैटेगरी 1 देखें तो हमारे पास क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, जिसमें हमारे पास पॉइंट ए दिया हुआ है कि हमारे प्री एक्सपीरियंस लर्नर, यानी कि हमारे पास बगैर तजर्बे वाले, बगैर एक्सपीरियंस वाले, ये वो स्टूडेंट हैं जिनके पास जो है बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो गया, ये सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हो गया, ये लोग जो है वो बिज़नेस इंग्लिश इसलिए सीखते हैं ताकि आगे जाकर जो है वो बिज़नेस कैरियर बना सकें, क्योंकि इनके पास जो है वो खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए उनको जो है वो टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है ताकि जो है वो बिज़नेस वर्ड को समझ सकें। उसके बाद बी पॉइंट हमारे पास आता है जॉब एक्सपीरियंस। अब जॉब एक्सपीरियंस देखें, यानी कि काम का एक्सपीरियंस रखने वाले, ये वो लोग होते हैं जिनके पास जो बिज़नेस का भी एक्सपीरियंस होता है, और वो अपने जो है वो जॉब के बारे में नॉलेज होता है उनको। उनको पता होता है कि बिज़नेस इंग्लिश से उन्हें क्या चाहिए। ये हमारे पास जो प्री एक्सपीरियंस लर्नर की तरह नहीं होते, क्योंकि इनको जो वो टीचर्स की ज़बान ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, मतलब इनको टीचर्स की हेल्प नहीं चाहिए होती बिज़नेस वर्ड को समझने के लिए। थर्ड देखें तो जनरल बिजनेस एक्सपीरियंस का जिक्र किया गया है। अब ये लर्नर जो है वो दोनों कैटेगरीज के दरमियान में आता है। इसके पास जो है वो कुछ एक्सपीरियंस यानी कि जॉब एक्सपीरियंस होता है। ये इंग्लिश इसलिए सीख रहा होता है ताकि वो नई जॉब में जा सके, या कोई ख़ास मकसद यानी कि स्पेसिफिक पर्पस जो है वो पूरा कर सके। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पॉइंट क्या है कि लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की। इसमें अब क्या बताया जा रहा है कि हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो मुख्तलिफ लेवल्स पर होते हैं। जैसे हमारे पास सीनियर मैनेजर हो गया। अब सीनियर मैनेजर के ये लोग ज़्यादा जो है वो तजर्बाकार यानी कि एक्सपीरियंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अक्सर ये चाहते हैं कि वो जो बिज़नेस इंग्लिश में ख़ास स्किल सीखें। जैसे हमारे पास प्रेजेंटेशन हो गई, नेगोटिएशन हो गई, ये लोग जो है वो अपनी स्टेटस से चाहते हैं कि इन्हें जो है वो 1 टू 1 लेसन यानी कि अलग-अलग से जो है वो क्लासेस हैं। उसके बाद जूनियर स्टाफ हो गए, ये नाए या लोअर लेवल के लोग होते हैं, इनके पास जो है कोई ख़ास डिमांड नहीं होती, और अक्सर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनकी जो है वो ट्रेनिंग कैसे होगी। मतलब ये सीनियर्स को जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है, जूनियर्स को सिंपल ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद हम लोग नंबर 3 पॉइंट बात करें, अकॉर्डिंग टू नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर में क्या है कि हर मुल्क की कल्चर और वैल्यूज़ जो है मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इंग्लिश सीखने का तरीका भी मुख्तलिफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ कल्चर्स में जो टीचर्स का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कल्चर्स में स्टूडेंट ज़्यादा फ्री होते हैं क्वेश्चन पूछने में। इस वजह से जो है वो लैंग्वेज से स्कूल्स कभी-कभी जो है वो स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर देती है ताकि सब आसानी से हमें सीख सकें। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद हो गई, कि हमारे पास जो है वो नमल हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी बाज़ औक़ात जो है वो अरब में, ये चाइनीज़ में, ये ईरान के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अलग-अलग क्लासेस रखती है, ताकि जो है इनकी मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं वो आपस में मिक्स होकर प्रॉब्लम ना बनाएँ।
उसके बाद नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ लर्नर्स को जो है वो इंग्लिश एक खास मकसद के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाला है, उसको उसके लिए चाहिए होती है। किसी को जो है वो कंपनी का टेलीफोन होटल अटेंड करने के लिए इंग्लिश चाहिए। कोई अपनी कंपनी का प्रोडक्ट नए कस्टमर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए। ऐसे लर्नर को जो है वो टीचर्स की खास हेल्प चाहिए होती है। लेकिन कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो बस जो है वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे पास ज़रूरी है। उनको जो है वो जनरल कोर्स काफ़ी होता है। कुछ लर्नर्स के खास रूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास सेक्रेटरीज होगी, अकाउंटेंट्स हो गए, ये टेक्नीशियंस होगी, इनको अपनी जॉब के हिसाब से जो है वो इंग्लिश चाहिए। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज लेवल। अब लैंग्वेज लेवल देखें तो कभी जो है वो लर्नर्स को इस बुनियाद पर ग्रुप किया जाता है कि वो इंग्लिश कितनी अच्छी जानते हैं। फॉर एग्जांपल के बिगिनर्स को हो गए, ये क्या है जो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल पर जानते हो। एडवांस क्या हो गया जो इंग्लिश अच्छी तरह जानते हो, और लेवल 3 पे या कोई और नाम हमारे पास जैसे हो प्लेसमेंट टेस्ट या किसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो लर्नर्स को ग्रुप कर दिया जाता है। यानी कि इंग्लिश जानने के हिसाब से जो है वो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 8 क्या है, टीचिंग कंटेंट क्या है। टीचिंग कंटेंट में क्या कह रहे हैं कि पहले तो हमारे पास जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जिक्र किया गया है कि ज़्यादातर जो है वो यंग अडल्ट को जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो है वो पढ़ाते हैं। अगर वो हमारे पास टर्शरी एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर हैं, तो वहाँ जो है इनकी टीचिंग ज़्यादातर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले हमारे पास रिटन असाइनमेंट्स होती है, दूसरी हमारे पास जो है वो असेसमेंट रिक्वायरमेंट या नीड्स होती हैं। इन दो चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करती है। अब रिटन असाइनमेंट क्या है, स्टूडेंट्स को ऐसे असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं जो ग्रेडिंग के लिए होते हैं। और दूसरी क्या है कि नीड्स या असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि ये जो है वो रूल्स और रिक्वायरमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो है वो सेट किए हैं कि इसके मुताबिक ही पढ़ाया जाता है। कभी कभी जो स्टूडेंट्स को सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि जो है वो दूसरी यानी कि नॉन लैंग्वेज क्लासेस भी पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, लर्निंग इन सच इंस्टीट्यूशन नॉर्मली स्टार्टेड विद अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन और फीलिंग। इसमें आप हमें क्या बताया जा रहा है, जब स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो उनके जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फीलिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं। वो अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास टीचर जो है बिजनेस वर्ल्ड का भी एक्सपर्ट होगा और साथ ही जो है वो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी होगा। बाज़ों का जो है स्टूडेंट समझते हैं कि इंग्लिश सीखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस अक्सर बड़ी होती हैं और उनमें जो है वो लर्नर्स के लैंग्वेज लेवल और स्किल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। यानी एक क्लास में जो है वो कोई बिगिनर्स भी होता है और कोई एडवांस भी होते हैं। ऐसे ग्रुप्स के लिए जो मुश्किल ये होती है कि उन्हें जो फ्यूचर में अपनी इंग्लिश कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है, ये क्लियर नहीं होता। उसके बाद आगे कह रहे हैं इसीलिए जो वो हमारे पास स्पेसिफिक टारगेट नीड्स जो होती हैं उन पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक एडवांटेज ये भी है कि ऐसे इदारों में जो है वो टीचर्स को ज़्यादा जो है वो फ्रीडम मिलता है। वो इंग्लिश के वो हिस्से पढ़ा सकती हैं जो शायद किसी कंपनी के महदूद ट्रेनिंग में जो है वो पॉसिबल ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल्स का ज़िक्र किया गया है। अब प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल्स के में क्या है कि ये स्कूल जो है वो कभी फ्रेंचाइज़ या ये चेन्स का हिस्सा होते हैं। यानी बड़ी कंपनीज़ का जो है वो नेटवर्क होते हैं और कभी ये छोटे जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, जिन्हें जो है वो सिर्फ़ 1 या 2 लोग चलाते हैं। उसके बाद हमारे पास टीचिंग लोकेशन देखें, कभी क्लास या स्कूल की जो है वो अपनी बिल्डिंग में होती हैं क्लासेस, कभी टीचर्स को जो है वो कस्टमर्स की जगह यानी ऑफ़िसेज़ या घर पर जो है वो जाकर पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद कस्टमर्स क्या है कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो इंग्लिश सीखना चाहता है ताकि जॉब के लिए जो अप्लाई कर सके, या फिर जो है वो बड़ी कॉर्पोरेशन यानी कि बड़ी कंपनी हो सकती है जिसके लिए जो एम्प्लॉयज़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हों। इंस्पेक्शन क्या होता है कि कुछ मुल्कों में ऐसे स्कूल्स पर रूल होता है कि वो जो है वो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करें। इस इंस्पेक्शन का मकसद हमारे पास ये होता है कि स्कूल के जो है वो स्टैंडर्ड सही हैं और मेंटेन किए जा रहे हैं, मतलब इनको जो है वो चेक करना है, इसलिए इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इन कंपनी का ज़िक्र किया गया है। अब इन कंपनी में हमें क्या बता रहे हैं, इसमें जो है वो टीचर कंपनी यानी कि क्लाइंट के ऑफ़िस के अंदर जो है वो जाकर पढ़ाता है। ये कभी सिर्फ़ हफ़्ते में चंद घंटा हो सकता है और कभी जो है ये फुल टाइम जॉब भी हो सकते हैं। ये स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से जो है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वजह इसकी क्या है कि पहली वजह क्या है कि लर्नर्स जो है वो पहले ही अपनी वर्क प्लेस पर होते हैं, ठीक है? मतलब उसी कंपनी में होते हैं।
मतलब वो अपनी जॉब भी कर रही होती हैं और साथ-साथ जो है वो इंग्लिश भी सीख रहे होते हैं और दूसरी वजह क्या है कि ऐसे लर्नर्स को अच्छी तरह जो है वो पता होता है कि उन्हें इंग्लिश क्यों चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंग्लिश चाहिए ईमेल लिखने के लिए, किसी को जो है वो क्लाइंट से बात करने के लिए, किसी को प्रेज़ेंटेशन देने के लिए। तो हर एक इंसान को जो है वो पता होता है वहाँ पे कि उसे इंग्लिश किस वजह से सीखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि टीचर्स हू वर्क फुल टाइम इन अ कंपनी विल गेट टू नो द कंपनी नीड्स वेरी वेल। इसमें हमारा क्या कहना है कि जो टीचर जो है वो किसी कंपनी में फुल टाइम पढ़ाते हैं, वो कंपनी की नीड्स को अच्छी तरह जो है समझ जाते हैं। वो आमतौर पर जो है वो अपनी ट्रेनिंग मटीरियल यानी कि ट्रेनिंग जो उसका सामान होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अपनी कंपनी के रिसोर्सेज़ भी मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास कंपनी इंटरनेट हो गया, ठीक है, मतलब उसी कंपनी के रिसोर्सेज़ भी दिए जाते हैं और कभी-कभार जो है वो ट्रेनर को मीटिंग में बुलाया जाता है, ठीक है। वर्क शेडोइंग करना पड़ता है, यानी किसी मुलाज़िम के साथ जो है वो जाकर उसके काम को देखना और बाद में जो है उसको फीडबैक देना। उसके बाद रिटन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उसमें भी जो है वो हेल्प करनी पड़ती है। कुछ साल बाद जो है वो ऐसे ट्रेनिंग कंपनी के लिए जो है बहुत ज़रूरी यानी कि इंडिस्पेंसेबल हो सकता है। मीन्स कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे ये है कि 1 to 1 प्राइवेट लेसन विद 1 टीचर एंड 1 स्टूडेंट इज़ क्विट अ कॉमन अरेंजमेंट इन बिज़नेस इंग्लिश टीचिंग। इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि बिज़नेस इंग्लिश में जो है ये हमारे पास एक आम तरीका है, इसमें सिर्फ़ एक टीचर और एक स्टूडेंट होता है। ये कई तरह की जो है वो हेल्प कर सकता है, जैसे लर्नर को किसी खास प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना, प्रेज़ेंटेशन चेक करना हो या बनवाना हो, कॉरेस्पॉन्डेंस में हेल्प या रिपोर्ट लिखने में जो है वो मदद वगैरह करनी हो। कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई शख्स जो है वो कंपनी जॉइन कर लेता है, लेकिन उसकी जो है इंग्लिश स्किल्स कमज़ोर होती हैं, तो उसे जल्दी से जो है इंग्लिश सिखाई जाती है ताकि वो अपने काम के मुताबिक हो सके। अक्सर मैनेजर जो है वो 1 टू 1 को प्रेफ़र करते हैं। 1 टू 1 लर्नर जो है वो आमतौर पर बहुत मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो अपना वक़्त भी निकालते हैं और पैसा भी खर्च नहीं करते। यानी कि कंपनी के अंदर ही जो है वो उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो इस तरह जो है वो उसका पैसा वग़ैरह खर्च नहीं होगा और वहीं पे जो है वो उसको टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी इंग्लिश स्किल्स को बेहतर करे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 9 आता है, द बिजनेस इंग्लिश टीचर। इन मोस्ट अदर फील्ड ऑफ द टीचिंग द टीचर्स नोज मोर अबाउट द सब्जेक्ट देन द लर्नर्स, बट इन बिजनेस इंग्लिश द रिलेशनशिप कैन बी मोर सिम्बायोटिक। इस पे क्या बताया जा रहा है कि आम तौर पर जो होते हैं वो आम सब्जेक्ट, जैसे हमारे पास मैथ साइंस में जो है वो टीचर्स के पास सब्जेक्ट का ज़्यादा नॉलेज होता है, स्टूडेंट्स के पास जो है वो कम नॉलेज होता है। लेकिन बिजनेस इंग्लिश में जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है, टीचर के पास जो इंग्लिश और कम्युनिकेशन का नॉलेज होता है, जबकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स और लर्नर के पास जो अपनी जॉब और बिजनेस का जो है वो नॉलेज ज़्यादा होता है, यानी दोनों एक दूसरे से जो है बस सीख सकते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनके दरमियान। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश टीचर को जो है वो कैसा होना चाहिए। नंबर 1 क्या है कि इन्फॉर्म डिसीजन ले, यानी कि सोच समझ के डिसाइड करें कि लर्नर को क्या सिखाना है, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, लोग उस पर भरोसा करें, प्रोफेशनलिज्म हो, यानी अपने काम में जो है वो संजीदा और माहिर हो। उसके बाद क्या है कि बिजनेस वर्ड का जो है वो आइडिया हो, ताकि वो लर्नर्स को जो है वो बेहतर समझ सके। उसके बाद अडाप्टेबल हो, यानी कि हमारे पास हर किस्म की क्लास माहौल में जो है वो खुद को एडजस्ट कर सके, खुद भी सीखने वाला हो, पढ़ाने वाला हो और सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि लर्नर से भी जो है वो नई चीज़ें सीखने वाला हो। उसके बाद आखिर में कह रहे हैं कि बिज़नेस इंग्लिश की जो फ़ील्ड में जो है कुछ टीचर्स अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ नामों से कहते हैं। जैसे हमारे पास ट्रेनर हो गया, यानी कि सिखाने वाला, कोच क्या होता है, कि रहनुमाई करने वाले, या कंसल्टेंट क्या होता है, मशवरा देने वाला। उसके बाद आगे बात करें तो टीचर एज़ अ ट्रेनर। अब टीचर एज़ अ ट्रेनर में क्या कह रहे हैं कि बिज़नेस इंग्लिश का जो है वो टीचर ज़्यादातर बिज़नेस वर्ल्ड में काम करते हैं और वहाँ ट्रेनिंग आम होते हैं। अच्छा, टीचर्स और ट्रेनर में फ़र्क क्या है कि टीचर्स किसी को तालीम देते हैं ताकि वो ज़िंदगी में जो है वो कामयाब हो सके, उसका मकसद बहुत जो है वो ब्रॉड हो सकता है। ट्रेनर किसी की स्किल्स या बिहेवियर को जो है इस तरह बदलता है कि वे ख़ास जॉब बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या है कि पर्सन ओरिएंटेड होता है और जॉब ओरिएंटेड होता है। पर्सन ओरिएंटेड क्या होता है कि टीचिंग जो है वो यानी कि किसी शख्स पर फोकस, इसकी पूरी ज़िंदगी या तालीम जो है वो बेहतर बनानी, ये हमारे पास पर्सन ओरिएंटेड होते हैं। जबकि जॉब ओरिएंटेड क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, यानी कि काम पर फोकस करना, उसके बाद ख़ास स्किल्स बेहतर बनाना। उसके बाद आगे क्या है कि टीचर एज़ अ कोच। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोच लर्नर्स क्या है कि वो ये सिखाता है कि वो अपनी जो है वो ऑन वर्किंग इन्वायरमेंट में जो मौजूद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करे। उसके बाद कोच लर्नर क्या होता है, वो उसको हेल्प करता है कि वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझे और उनकी जो है मुताबिक प्लान करे। ये जो हमारे पास आइडिया ऑटोनॉमी से जो है वो रिलेटेड है। लर्नर अपनी लर्निंग की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद लेता है, यानी वो खुद फैसला करता है कि उसे जो है वो कैसा सीखना है और कैसे जो है वो सिखाना है। और ये जो है हमारे पास किससे रिलेट करता है, आइडिया लर्नर ऑटोनॉमी से रिलेट करता है, यानी खुद जो है वो लर्नर अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद लेता है।
उसके बाद अभी हमारे पास आता है टीचर एज अ कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कंसल्टेंट एक ऐसे एक्सपर्ट होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जो है वहाँ उसकी स्किल्स या नॉलेज अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, बिजनेस इंग्लिश में जो है कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज़ ये हो सकती है कि वो कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन नीड्स को जो एनालाइज करे, यानी लोगों को जो है बातचीत में कहाँ मुश्किल है उसको पहचाने, या फिर किसी ऐसे जो है वो किसी अच्छे ट्रेनिंग सप्लायर यानी कि जो लैंग्वेज ट्रेनिंग दे उसको जो है वो रिकमेंड करे। अक्सर फ्रीलांसर ट्रेनर जो होते हैं यानी जो किसी एक कॉलेज स्कूल से जो है वो परमानेंटली अटैच नहीं होते, वो जो फ्रीलांसर टीचर्स होते हैं वो कंसल्टेंट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो है वो सर्विस मार्केट करते हैं, यानी अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि नए क्लाइंट मिले। उसके बाद कंट्रास्ट डिस्कशन या करते हैं, यानी किसी की शर्त पर जो है वो काम होगा। उसके बाद यह है कि नीड एनालिसिस, यानी जो है वो लर्नर को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद सिर्फ लर्नर से नहीं बल्कि उन लोगों से भी बात करते हैं जो हमारे पास फीस या पेमेंट डिसाइड करते हैं। आखिर में वो जो है वो ट्रेनिंग इवैल्यूएट करते हैं, यानी देखते हैं कि ट्रेनिंग अच्छी हुई है या नहीं और इसका क्या रिजल्ट निकला। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इंग्लिश इंक्लूड व्हाट सम पीपल माइट कॉल एवरीडे इंग्लिश। इसमें क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश वही होती है जैसे जो हम लोग एवरीडे इंग्लिश यानी अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश भी कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जब जो है ये इंग्लिश बिजनेस पर्सन या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यूज़ करे तो ये हमारे पास बिजनेस इंग्लिश कहलाती है। एग्जाम्पल एक छोटी सी दूंगी कि जैसे हमारे पास एक बिजनेस पर्सन सप्लायर है यानी कि सामान देने वाला है, उसकी जो है वो फैक्ट्री विजिट करे, वहाँ बात करे, ये बिजनेस जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद क्या है कि नंबर 2 कहेंगे कि दो कोलीग्स आपस में जो है वो इम्पोर्टेंट डेडलाइन पर डिस्कस करें, ये भी हमारे पास बिजनेस इंग्लिश है। आगे क्या है, बट सम ग्रुप्स ऑफ पीपल चूज लैंग्वेज इन अदर वे टू। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कुछ ग्रुप जो है वो अपनी लैंग्वेज थोड़े डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। ये लोग जो है वो स्पेशलिस्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी ग्रुप के अंदाज यानी कि कम्युनिकेशन को जो है वो ईजी और फास्ट हो जाए उनकी। हर प्रोफेशन की अपनी लैंग्वेज होती है, यही किसी भी जो है वो प्रोफेशन की पहचान है कि उसका जो है वो अपना तरीका और अल्फाज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे हमें दी हुई है कि अकाउंटेंट्स यानी कि जो हिसाब किताब करते हैं उनकी जो अपनी अकाउंटिंग वाली लैंग्वेज में बात करते हैं वो ख़ास अल्फाज यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक लेक्सिस इस्तेमाल करते हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। उसकी बात की सेल्स इंजीनियर्स अपनी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पर बात करते हैं अपनी खास लैंग्वेज में। अब ये दोनों जो है हमारे पास ग्रुप्स यानी कि अकाउंटेंट और सेल्स इंजीनियर जो है वो बिजनेस वर्ड के अंदर हैं, लेकिन अगर अकाउंटेंट और सेल्स इंजीनियर्स आपस में बात करें तो शायद वो एक दूसरे की जो स्पेशल वोकेबलरी यानी टेक्निकल वर्ड्स को ना समझ सकें। इसलिए जो है वो एक टर्म है हमारे पास ईएसवी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब है कि वो इंग्लिश जो आम लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि ये सिर्फ जो है वो किसी खास प्रोफेशन या ग्रुप के लोग जो है वो यूज़ करते हैं, और ये लैंग्वेज जो है सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इस फील्ड में हों। उसके बाद आगे देखें कि बिजनेस इंग्लिश इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ मिक्सचर ऑफ द जनरल एवरीडे इंग्लिश। इसमें क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इंग्लिश है हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या है, जनरल एवरीडे इंग्लिश यानी रोज़मर्रा की आम इंग्लिश। उसके बाद जनरल बिजनेस इंग्लिश यानी कि आम बिजनेस के लिए इंग्लिश। और नंबर 3 क्या है, ईएसपी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस यानी कि खास प्रोफेशन की स्पेशल इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस इंग्लिश सिर्फ जो है वो स्पेशल अल्फाज या फ्रेजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग में जो है वो कई बार हमारे पास मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे हमारे पास क्या है कि हेल्थ ड्रिंक विद मोर मसल्स, मतलब ये ड्रिंक ताकत देगी, लेकिन लफ्ज़ जो है वो मसल्स मेटाफर के तौर पे जो है वह यूज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस इंग्लिश जो है वो क्यों अलग है, बिजनेस पीपल जो है वो लैंग्वेज को कई तरह यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सोशलाइज हो गए, प्रिडिक्ट हो गए, एनालाइज हो गए, एडुकेशन हो गए, बाय सेल राइट परसुएड या कम्पीट करना, मार्केट करना, प्रोड्यूस करना, इंटरव्यू, ट्रेन, ट्रैवल, प्लान, डील, एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन, ये सब काम जो है वो एक खास बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में और बिजनेस एम्स के लिए होते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि बिजनेस इंग्लिश में जो है बस सिर्फ वर्ड जानना काफ़ी नहीं है बल्कि स्किल्स भी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्रेजेंटर्स जो है जो यानी कि प्रेजेंटेशन देता है उसको जो है ख़ास टेक्निक्स आती हैं ताकि वो अपनी मैसेज क्लियर कर सके, लेकिन एक नेगोटिएटर जो होगा यानी कि जो डील फाइनलाइज करता है वो भी जो स्पेशल तरीका यूज़ करता है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो टेलीफोन ऑपरेटर को जो है फ़ोन पर बात करने की खास स्किल्स चाहिए होती हैं, इसलिए जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस वर्ड जो है वो बस बिजनेस इंग्लिश है, यानी लैंग्वेज और साथ साथ स्किल्स दोनों मिलकर जो है वो बिजनेस इंग्लिश बनते हैं।
अगला देखिए कि सेकेंडली द इंग्लिश यूज इन इंटरनेशनल बेसिस। अब क्या है कि दूसरी अहम बात हमारे पास ये है कि जो बस इंग्लिश इंटरनेशनल बेसिस पे जो है वो यूज़ होती है, वो हमेशा वैसे ही नहीं होती जैसे जो है वो नेटिव स्पीकर्स यानी कि अमेरिकन या इंग्लिश वगैरह के लोग जो है बोलते हैं। ये एक तरह की जो है वो लिंगुआ फ्रांस है, मतलब वो ज़बान जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो उनकी जो है वो मदर टंग ना हो। अच्छा, इसको जो है वो एक ख़ास न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जो है डेवलप कर रही है ताकि लोगों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। इसमें मेन पॉइंट ये है कि नेटिव स्पीकर्स भी जो हमेशा ये वाली इंग्लिश नहीं बोलते। उसके बाद हमारे पास थर्डली का जिक्र किया गया है। थर्ड का देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ये तो अच्छी तरह पता है कि लोग जब वो आपस में कैसे बात करते हैं और एक दूसरे को क्या कहते हैं, लेकिन हमारे पास बिजनेस इंग्लिश या हमारे पास ईएसपी इंग्लिश और स्पेसिफिक पर्पस में जो है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ ज़्यादा रियलेबल जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्मार्ट टॉक की बात की जाए, तो स्मार्ट टॉक वो छोटी मोटी बातें होती हैं जो हम जो है वो कैजुअली कहते हैं। जैसे अगर आप किसी को जो है वो कॉरिडोर में मिलें और कहें हे हाय हाउ आर यू। अब या वेदर पर बात करें तो हम कहें इट्स सो हॉट टुडे। ये बातें बज़ाहिर सिंपल और ऑर्डिनरी लगती हैं, लेकिन बिजनेस में ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद क्या है कि स्मार्ट टॉक जो है इम्पोर्टेंट क्यों होती है बिजनेस में, कि स्मार्ट टॉक जो है वो हेल्प करता है कि अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप बनाने में। जब आप किसी को जो है फ्रेंडली तरीके से ग्रेट करें, ये कैजुअल बात करें, तो सामने वाला आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा समझेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़्यादा रिसर्च या डिटेल नॉलेज नहीं है कि बिजनेस में जो है वो स्मार्ट टॉक एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि लर्नर माइट नीड टू लर्न एवरीडे फ्रॉम द जनरल इंग्लिश। कह रहे हैं कि इंग्लिश सीखने वाला जो लर्नर्स को जो है वो सिर्फ जनरल इंग्लिश नहीं आना चाहिए, बल्कि जो है वो जनरल बिजनेस इंग्लिश यानी बिजनेस की आम जबान भी आनी चाहिए, या फिर किसी खास किस्म की इंग्लिश, जैसे बस ब्रिटिश इंग्लिश होगी, अमेरिकन इंग्लिश होगी, जो यूएस की इंग्लिश होती है, इंटरनेशनल इंग्लिश होगी, या इसके अलावा कभी जो है वो इन्हें ईएसपी भी सीखनी पड़ती है, और कभी जो है इन सबका मिक्सचर भी सीखना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है वो इन्हें ये इंग्लिश मुख्तलिफ कल्चर्स में जो है वो मुख्तलिफ बिजनेस स्किल्स के साथ और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जो है यूज़ करनी होती है, और उन्हें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पीपल के साथ भी इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है। लर्नर्स को जो है इंग्लिश इसलिए चाहिए होती है कि ताकि वो बिज़नेस कर सकें, ना कि जो है वो सिर्फ बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक 11, टीचिंग बिजनेस इंग्लिश। वेरियस रीजंस अकाउंट फॉर द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द नीड्स फॉर टीचिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, इस पैराग्राफ में देखें तो हमें क्या कहा जा रहा है कि अब दुनिया में जो है वो बिजनेस इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत क्यों बढ़ गई है। इसकी कई वजूहत हैं। पहले हमारे पास क्या है कि कॉमर्स और जो है ट्रेड है, ये जो है बहुत बढ़ गया, यानी मुल्कों के दरमियान जो है वो खरीदो फरोख्त बिजनेस ज़्यादा हो गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये दुनिया जो है वो एक ग्लोबल गांव की तरह जुड़ गई है। उसके बाद ट्रैवल आसान और तेज़ हो गया है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने जो है रास्ते आसान बना दिए हैं। उसके बाद हमें बस क्या है कि एजुकेशन का इंटरनेशनल होना, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जो है पढ़ते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया ने जो है वो दुनिया को करीब कर दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रांसा में क्या है कि आज जो है वो ज़्यादातर मुल्क इंग्लिश को एक लिंगुआ फ्रांसा मानते हैं, यानी वो ज़बान जिससे जो है वो आपस में कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट कर सकें, चाहे उनकी नेटिव ज़बान हो या उससे मुख्तलिफ हो। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिकल इवेंट्स। ये सब कुछ जो है वो बड़े हिस्टोरिकल वाक़यात की वजह से जो है वे उसकी वजह से भी हुआ है। जैसे हमारे पास क्या है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो पोस्ट WW2 सिनेरियो हुआ। उसके बाद गुल्फ वार था, कोल्ड वार का जो खात्मा हुआ। इन सब वाक़यात के बाद जो है इंग्लिश और ज़्यादा फैल गई है। इसके बाद जो इन्फ्लुएंसेस हुए कि बिजनेस से इंग्लिश की जो टीचिंग है मुख्तलिफ सब्जेक्ट ने असर डाला है। जैसे हमारे पास लिंग्विस्टिक्स होगी, उसके बाद लैंग्वेज टीचिंग है, लर्निंग होगी, यानी ज़बान सिखाने और सीखने का तरीका। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ फोकस्ड मोर ऑन द लिंग्विस्टिक अप्रोचेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले जब जो है हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी तो ज़्यादा ध्यान जो है लिंग्विस्टिक अप्रोचेस पर होता था, यानी ज़बान की ग्रामर, रूल्स और स्ट्रक्चर्स पर फोकस होता था। इस तरह जो है वो बस लैंग्वेज सेंटर्ड अप्रोचेस में भी सिर्फ ज़बान के लफ्ज़ और जुमले सिखाए जाते थे। चेंजेस क्या आई कि बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश सिखाना जो है वो सिर्फ रूल्स या ग्रामर के लिए नहीं, बल्कि ज़बान का असल मकसद ये है कि इंसान जो है वो रियल कम्युनिकेशन यानी कि असल ज़िंदगी में जो है बातचीत कर सकें। आगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस क्या है कि इसलिए जो है वो टीचिंग का सिस्टम बदला और हमारे पास जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आ गई। इस अप्रोच में जो स्टूडेंट फोकस पर होता है, यानी जो है स्टूडेंट्स को वो इंग्लिश सिखाई जाती है जैसे वो जो है हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकें।
ईएसपी अप्रोच हमारे पास क्या है कि इंग्लिश फॉर सेकंड पर्पस का मतलब है कि स्टूडेंट्स को वो इंग्लिश सिखाई जाए जो उसके जो है वो काम या फील्ड में ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर को जो है वो मेडिकल इंग्लिश, बिजनेस में जो है वो बिजनेस इंग्लिश, इंजीनियर को टेक्निकल इंग्लिश, इस तरह जो है वो स्टूडेंट नेचुरली कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो इंग्लिश सीख लेता है। उसके बाद अगला पैराग्राफ ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इज अबाउट लैंग्वेज यूज, द इशू ऑफ द कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहे हैं कि हम बात करें कि इंग्लिश कम्युनिकेशन का बस मतलब है कि ज़बान का इस्तेमाल करना, इसमें जो है वो सिर्फ रूल्स या ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जो है ये भी ज़रूरी है कि आप उसे जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद जो है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का ज़िक्र किया गया है। इस कॉन्सेप्ट को कई बड़े जो है वो रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया, जैसे हाइम 1960s में, कैनाल एंड स्विन 1970s में, ये बैचमैन एंड प्लम्बर 1980। उन्होंने ये कहा है कि ज़बान सीखने का मतलब सिर्फ रूल्स जानना नहीं है, बल्कि असल मकसद ये है कि आप जो है ज़बान को मुख्तलिफ हालात में जो है वो इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास मेन कंपोनेंट क्या है कि बिजनेस इंग्लिश टीचर को जो है वो खास तौर पर 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। पहले क्या है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी आपको जो है वोकैबुलरी, ग्रामर और करेक्ट सेंटेंसेस बनाने आते हों। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस यानी आप जो है वो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर जो है वो प्रॉपर कन्वर्सेशन या टेक्स्ट बना सकें। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कि ईमेल लिखना या मीटिंग में जो है अपने पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक्सप्लेन करना। इंटरकल्चरल कॉम्पिटिशन क्या है, यानी आपको ये पता हो कि जो है वो डिफरेंट कल्चर्स में आप लोग किस तरह जो है बात करते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक कल्चर में डायरेक्ट बात करना नॉर्मल है, लेकिन दूसरे में जो है वो पोलाइट होना ज़रूरी होता है। बस टॉपिक 12 है रेशनली ऑफ द कोर्स। अब यहाँ पे देखें तो बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स आर कंपल्सरी कोर्स इन द मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन का कोर्स लाजमी होता है। ये कोर्स जो है मुख्तलिफ फील्ड्स के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग होगी, आईटी होगी, मैनेजमेंट होगी, मैथमेटिक्स, साइंस, अकाउंट या फाइनेंस या मेडिसिन वगैरह। कोर्स कैसे पढ़ाया जाता है? अक्सर ये कोर्स जो है वो शुरू में जनरल इंग्लिश के तौर पर पढ़ाया जाता है, फिर जो है वो 2 सेमेस्टर्स में उसको मुख्तलिफ नामों से पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होगी, बीसी वर्कशॉप होगी, बिज़नेस कम्युनिकेशन होगी। इन कोर्सेज़ में जो है वो ज़्यादा फोकस होता है 4 बेसिक स्किल्स पर, जो यानी कि हमारे पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और कुछ जो है बस टेक्निकल बिज़नेस राइटिंग पर भी फ़ोकस किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि लेकिन अक्सर ये कोर्स जो है वो सही तरीके से फ़ायदा नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो है वो थ्योरी पर ज़्यादा ज़ोर हमें, यानी स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ रूल्स या बुकिश नॉलेज दी जाती है, लेकिन रियल लाइफ़ सिचुएशन में जो है वो इंग्लिश यूज़ करना नहीं सिखाया जाता। उसके बाद नंबर 2 क्या है कि कोर्स बुक वजह होती है। ज़्यादातर जो है वो रेडीमेड कोर्सेज जो होते हैं वो टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बस लोकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं होती। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट देखें तो क्लासेस का जिक्र किया गया। लार्ज क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और वो जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड से होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सीजीपीए ग्रेड्स का जिक्र किया गया। ये कोर्स जो है वो ग्रेडेड होते हैं और सीजीपीए पर असर रहता है, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स इसे इररेलेवेंट समझते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन एम का ज़िक्र किया गया है कि ये कोर्स जो होता है असल में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन ऐसे पढ़ाएँ जो स्टूडेंट्स की जो है नीड्स के मुताबिक हो। सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि जो है वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे फ़ोकस करें और स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करे कि ये कोर्स उनके फ्यूचर के लिए यूज़फुल है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पैराग्राफ क्या है कि दीज अंडर ग्रेजुएटेड एट यंग डिग्री स्टूडेंट्स हु हैव नो बैकग्राउंड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द बिजनेस वर्ल्ड। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो है असल में यंग अंडर ग्रेजुएटेड होते हैं, जिनके पास जो है बिजनेस वर्ल्ड का कोई एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता। इनके लिए ये कोर्स जो है सिर्फ एक मॉड्यूल होता है, जो इनके सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो शामिल है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसे सीरियस नहीं लेते। वो सोचते हैं कि ये बस जो है पास कर लेना है, ताकि जो अपने मेन कोर्स या सब्जेक्ट जैसे हमारे पास मेडिसिन, आईटी है, इंजीनियरिंग वगैरह पर जो है फोकस कर सकें। प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश जो है वो दोनों में कमज़ोर होते हैं। इनके ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट बोरिंग या एक्स्ट्रा लगता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो बिज़नेस कम्युनिकेशन टीचर जो है, यानी कि बीसी टीचर्स जो है वो हमारा मकसद ये है कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को लैंग्वेज नॉलेज दें या कम्युनिकेशन स्किल्स दें। ठीक है, लैंग्वेज नॉलेज दें यानी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी वगैरह जो है वो सही तरीके से उनको समझाएँ, उसके हवाले से नॉलेज दें। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएँ, यानी किस तरह जो है वो रियल लाइफ में जो कॉन्फिडेंशली बात करनी है, लिखना है या प्रेज़ेंट करना है वगैरह, ताकि वो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है प्रोफिशिएंसी यानी कि माहिर होना या जो है वो प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकें। एक और इशू हमारे पास होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन को बस जनरल इंग्लिश के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन ये तरीका जो है यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स की बिज़नेस वर्ल्ड वाली ज़रूरतें जो है पूरी नहीं होती।
यूनिवर्सिटीज़ ये सोचती हैं कि वन फिट ऑल यानी एक ही जो है वो जनरल इंग्लिश मॉड्यूल सब स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी है, मगर हकीकत में जो है मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट नीड्स होती हैं। यानी हमारा मकसद ये है कि हम जो है वो इन्हें रियल कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएँ, लेकिन अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ को सबको जो है वो एक ही जनरल इंग्लिश पढ़ा देती है, जो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात पूरी नहीं करती। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ENG 516 से लेक्चर नंबर 2। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।